हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग बीएससी फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है। और यूनिट 2 में भी हम टॉपिक जो सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन पे हमने सारे सोल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं, इसके रिकरेंस रिलेशन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसल फंक्शन में एक बिल्कुल नई टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ बेसल फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ बेसल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि बेसल फंक्शन जो होता है उसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 0 आ सकती है या तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। ऐसे ही दो कंडीशन में वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। आपको इन्हीं को ऑर्थोगोनल प्रूव करके दिखाना है कि अगर बेसल फंक्शन में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगती है तो यही दो वैल्यूज ही पॉसिबल हो पाएंगी, या तो 0 या तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बेसल फंक्शन की लिखते कैसे हैं। इस तरीके से लिखे गए एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ बेसल फंक्शन। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x gn ऑफ अल्फा x gn ऑफ बीटा x dx, इसके इंटीग्रल की दो वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आएंगी जब अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा, और अगर अल्फा बीटा बराबर हुआ तो उसकी वैल्यू कुछ इस फॉर्म के निकल के आएगी जो आपको बेसल फंक्शन के ही फॉर्म की दिख रही है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, जहां अल्फा बीटा जो है वो gnx मतलब क्या, बेसल फंक्शन के सोल्यूशन के ही रूट्स हैं। जो भी रूट्स होते हैं वो सोल्यूशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोग अल्फा बीटा का यूज ऐसे ही आगे करने वाले हैं। तो आइए इसे प्रूव करते हैं कि इस टाइप के इंटीग्रल को अगर सॉल्व किया जाए तो उसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ठीक, इसे प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इसे प्रूव करने के लिए हम पहले ये जानते हैं प्रूफ। एज वी नो दैट Gnx is the solution of Gnx किसका सोल्यूशन होता है, Gnx सोल्यूशन होता है एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का होता है, जो आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल इसी फॉर्म का होता है। तो याद रखना x² माइनस n² ऑफ y इज इक्वल टू कितना, 0। इस फॉर्म का होता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए। लेट हमें जो सवाल में दिए गए हैं, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया वो दिया गया है अल्फा के फॉर्म में, x नहीं दिया गया, gn ऑफ अल्फा x gn ऑफ बीटा x दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल्स टू gn ऑफ अल्फा x एंड v इज इक्वल्स टू gn ऑफ बीटा x बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर ये दोनों हमारे इक्वेशन 1 के क्या बन जाते हैं, अगर ये दोनों हमारे इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन बन जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप x को रिप्लेस करके एक बार u रखेंगे और एक बार x को रिप्लेस करके वहां पे क्या रखने वाले हैं, एक बार v रखने वाले हैं। ठीक है, आप ये मानेंगे कि gn ऑफ अल्फा x gn ऑफ बीटा x u और v है, और ये दोनों भी हमारे इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन ही हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल बात है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे तो कितना बनेगा x² y के प्लेस पर सोल्यूशन रखना है, सोल्यूशन कौन है, u है, तो du अपॉन कितना dx2 प्लस x du अपॉन कितना हो गया dx, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा² x² माइनस कितना n² u ऑफ 0। सही है, पहले सेटिस्फाई हो गया। एंड दूसरा वाला कितना x² d2v अपॉन dx2 प्लस x dv बाई कितना dx, और प्लस यहाँ कितना होगा बीटा² x² माइनस कितना n², और यहाँ कितना हो जाएगा लास्ट में v इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। बात समझ गए, हमने सेकंड इक्वेशन लिखा है और थर्ड इक्वेशन लिखा है जो कि इसी इक्वेशन 1 के टाइप के ही सोल्यूशन थे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में v बाई x से और इस इक्वेशन में u बाई x से। ठीक है, हम लोग आगे करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई v बाई x, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई v बाई x, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई v बाई x एंड 3 बाई u बाई x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, उसके एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिखेंगे अभी। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या आएगी, अब पहले में लिखिए v बाई x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो v बाई एक्स से मल्टीप्लाई करिए, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर है और दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ, डी टू यू अपॉन डी एक्स टू और फिर एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू कितना, 0। सही है, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एडिंग देम एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, यहां लिखना एंड सब्ट्रैक्टिंग देम हम उनको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। तो देखो पहले मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन सब्ट्रैक्ट भी यहीं पे कर देंगे, तो दूसरे वाले में पहले मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना आएगा, u बाई एक्स से करना है दूसरे वाले में, तो u बाई एक्स से करें यहाँ पे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वी अपॉन कितना हो गया, डी एक्स टू हो गया, ठीक, यहाँ हो गया डी एक्स टू, ठीक, और फिर कितना है एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल्स टू कितना, 0। हमें सब्ट्रैक्ट करना था ना, देन इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक देखो सही है, इतना तो ठीक है। इतना करने के बाद हाँ इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो कुछ कॉमन नंबर्स मिलने वाले हैं, जितने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव उनको एक साथ लिखना, जितने सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव उनको एक साथ लिखना, जिनमें डेरिवेटिव नहीं है उनको अलग कर देना है। ठीक है, तो अलग अलग सारी चीजें बांट लेंगे इसमें हम, कि जिनमें डेरिवेटिव होगा उनको अलग लिखना है, जिनमें डेरिवेटिव नहीं है उनको अलग लिखना है। अब देखना जरा ध्यान से, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सबसे पहले ढूंढो। यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक यहाँ पे है और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें यहाँ दिखेगा। ठीक, और दोनों में ही बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, यहाँ भी वही कहानी होगी, एक्स से कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, हम उस एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं और v का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ऐसे लिखो, v का मल्टीप्लाई हुआ डी टू यू अपॉन डी एक्स टू के साथ, और वही कहानी इधर भी है, तो नेगेटिव है, एक्स एक्स कट गया, u का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे u का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स टू के साथ। ठीक है, तो ये पहला टर्म हो गया। वैसे ही v बाई एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, वहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, प्लस एक्स एक्स कट गया, v ऑफ डी यू बाई डी एक्स मिला, और यहाँ माइनस क्या मिलेगा, माइनस u ऑफ डी वी बाई डी एक्स मिलेगा। सही है, अब आगे क्या कॉमन मिलेगा, आगे देखो जरा, यहाँ x लिखा हुआ है तो uv x लिखा हुआ है और यहाँ u लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें मिलेगा uv अपॉन में x होगा, और देखो अब नंबर इधर क्या बचा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इक्वल टू में तो 0 हो ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, जरा कॉमन जब इसको ना समझ में आओ फिर से वो देख ले एक बार, कॉमन वाली चीज़ें बड़ी आसान है। ठीक, कैसे मैंने कॉमन लिया है इसमें से, अब देखते हैं आगे। देखो एक्स ऑफ वी डी टू यू अपॉन डी एक्स टू छोड़ दो, माइनस यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू भी छोड़ दो, प्लस वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, यू वी अपॉन एक्स। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, कुछ कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 0। सही है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ तो एक्स वी डी टू यू अपॉन डी एक्स टू माइनस यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, और यहाँ कितना हुआ, एक्स एक्स कट गया, प्लस यू वी ऑफ एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या करने वाले हैं, अब जरा इस टर्म को देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है किसी चीज़ का, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये किसका किसका प्रोडक्ट बनेगा जरा देखना ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो चलेगा क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स टोटल मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करने वाला हूँ, मैं इसको बस फर्स्ट फंक्शन मानने वाला हूँ, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन। जरा देखना मैं इसका डिफरेंशिएशन करके भी तुम्हें ऊपर वाला टर्म दिखाऊंगा। ठीक, ये चीज़, ठीक, ये इसके साथ होगा, प्लस यू वी ऑफ एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर छोड़ दो, वहीं पर 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो x को छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x को छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x को छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन करने पे तुम्हें v छोड़ दो इसका डिफरेंशिएशन, सही है, फिर माइनस u छोड़ के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, सही है।
और एक बार अगर पूरे इसको क्वांटिटी को छोड़ दिया जाए तो x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा। तो सही तो लिखा हुआ है, x को छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, इसका पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, प्लस इस पूरे को छोड़ दिया, इंटू आगे कुछ नहीं होता, इंटू आगे 1 तो होगा ना, प्लस 1 इंटू तो लिख ही सकते हो। और सॉरी 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा। हाँ, यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब इस क्वांटिटी को आप उधर भेज के नेगेटिव में लिख सकते हैं, उस क्वांटिटी को उधर भेज दिया जाए, नेगेटिव में लिख दिया जाए, इसे कितना मिलेगा, इसको नेगेटिव में भेज दिया जाए तो अल्फा स्क्वायर इधर बच जाएगा हमारे पास, बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू वी ऑफ एक्स, इसको पूरे को उधर भेज दें तो माइनस डी डी एक्स, देन एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना सही है। इतना सॉल्व हो गया तो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इंटीग्रेट करना कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। चलो इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो कॉमन निकल गया बाहर, हट गया वो। 0 to 1 इंटीग्रेट होगा, कौन होगा, यू वी एक्स। उसी तरीके से यहाँ भी होगा माइनस इंटीग्रल ओवर 0 to 1 डी डी एक्स, और डी डी एक्स किसके ऊपर लगेगा अब एक्स वी डी यू बाई कितना हो गया डी एक्स वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ठीक, यहाँ तक सही है। अभी देखो u और v तुम्हें पता था क्या थे, u और v क्या थे, u जो था वो जे एन ऑफ अल्फा एक्स था, और v जो था वो जे एन ऑफ बीटा एक्स था, और मल्टीप्लाई किसके साथ है, x के साथ, तो x बाहर लिखते हैं, इज इक्वल्स टू। ठीक, यहाँ dx भी है, यहाँ dx भी तो है, क्यों इंटीग्रेट करेंगे तो dx लिखेंगे ना, ये dx भी है, और यहाँ भी dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 0 to 1 डी डी ऑफ एक्स, ठीक, डी डी ऑफ एक्स, देन एक्स वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू, यहाँ कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और बाहर कितना डी एक्स। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाए, नहीं अपॉन में हो जाए, सॉरी 1 अपॉन में हो जाए। ठीक, तो कितना बन जाएगा जरा देखो, इंटीग्रल ओवर 0 to 1 एक्स जे एन ऑफ अल्फा एक्स जे एन ऑफ बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, नीचे आ गया पूरा ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1 डी डी एक्स, यहाँ हो गया एक्स वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, और इंटीग्रल में कौन हो गया डी एक्स। सही है, ये पूरा का पूरा फंक्शन वही है जो आपको ऑर्थोगोनैलिटी में बताया गया है, जो आपको ऑर्थोगोनैलिटी में बताया गया, पूरा का पूरा फंक्शन वही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसी की वैल्यू एक बार 0 दिखानी है, और इसी की वैल्यू एक बार किसी पर्टिकुलर नंबर के बराबर दिखानी है, वो बाद में करेंगे। हम लोग इसके ऊपर लिमिट रखने वाले हैं, तो ज़रा देखना कितना आएगा, -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तुम्हें पता है ना, डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में कैंसिल कर देते हैं, इनवर्स प्रोसेस होते हैं दूसरे के। तो देखो यहीं पे डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, यहीं पे इंटीग्रेशन, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू बस अंदर वाले ब्रैकेट वाली आती है, ये आप सभी जानते हैं, डी यू बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, लिमिट हो जाएगी 0 to कितनी 1। अच्छा, एक बार लिमिट अगर रख दी जाए, लिमिट अगर रख दी जाए तो लिमिट रखने पे x के प्लेस पे क्या रखोगे, x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो x के प्लेस पे 1 रखोगे, तो यहाँ आएगा 1, और कितना होगा v डी यू बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स, इतना होगा। हम 0 वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 0 रखो तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हट गया पूरा का पूरा। अब देखो तुमने u और v को क्या माना हुआ है, जो तुमने u और v को माना हुआ है वही नंबर यहाँ रखो। हमारे पास है एज वी हैव, बताना क्या है हमारे पास, एज वी हैव जे एन ऑफ अल्फा एक्स, जे एन ऑफ अल्फा एक्स हमारा u था, ये u था, तो बताओ डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा अल्फा बाहर जे एन ऑफ अल्फा एक्स, होगा कि नहीं। उसी तरीके से हमारे पास v कितना था, जे एन ऑफ बीटा एक्स, तो हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, बीटा बाहर जे एन ऑफ बीटा एक्स, होगा कि नहीं, जे एन ऑफ बीटा एक्स, ऐसे हमारे पास ये बाहर आ जाएगा। इन्हीं दोनों वैल्यूज को उठा के आपको यहाँ रखना है। जरा देखिए, वी यू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स है, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, उनको उठा के वहाँ रख दिया जाएगा।
सो -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर वैल्यू कितनी आएगी, v के प्लेस पे क्या रखना है, jn ऑफ बीटा एक्स, jn ऑफ बीटा एक्स, du बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा टाइम्स jn ऑफ अल्फा एक्स, ये हो गया, माइनस u की वैल्यू कितनी हो गई, jn ऑफ अल्फा एक्स, उसी तरीके से यहाँ लिखा होगा बीटा jn ऑफ बीटा एक्स, सही है कि नहीं। अब देखो जरा यहाँ पे बस यहाँ अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। यहाँ देखना क्या करने वाले, बस एक काम और करेंगे, एक काम और बस ये करना है हमें, इसमें एक रूल और लगाना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ gn(x), अगर इसके रूट्स हैं तो रूट्स करते क्या है, रूट्स सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड jn ऑफ बीटा ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये तो रूल होगा ना, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो रखने पे वैल्यू, या रूट्स होंगे तो रखने पे वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ उठा के यूज कर देंगे तो मुझे मिलेगा इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, सो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यूज कर लिया जाए तो -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, पूरा मल्टीप्लिकेशन में कितना बनेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू 0 हो जाएंगी, इज इक्वल टू कितना मिला, 0। इसका मतलब इंटीग्रल जो हम सॉल्व कर रहे थे इधर लेफ्ट साइड में, वो कौन सा इंटीग्रल था, जरा देखना, वो इंटीग्रल था 0 to 1 x jn ऑफ अल्फा एक्स jn ऑफ बीटा एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या आई, 0 इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक, ये कंडीशन थी। अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं थी तो हमें ये वाली वैल्यू मिली हुई है, तो हमारा ये एक कंडीशन कंप्लीट हुआ है, ठीक, ये एक कंडीशन कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम क्या बता रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर आएगी जब अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा तब। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का एक पार्ट तो पूरा हो गया। अब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में दूसरा पार्ट ये दिया हुआ था कि अगर अल्फा बीटा के बराबर होगा तब क्या होगा। अब जरा देखना, अगर अल्फा बीटा के बराबर हो गया तो इस इक्वेशन में, कहाँ इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, देखो ऐसे इक्वेशन में जहाँ हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे आए, जब इस वाले इक्वेशन में क्या रूल निकल के आएगा, अगर अल्फा बीटा के बराबर हो गया, अल्फा बीटा के बराबर हो गया तो देखो ये अल्फा ये बीटा सब बराबर हो गए, ऊपर सारा नंबर कट जाएगा, अल्फा बीटा के बराबर होगा तो नीचे वाला नंबर भी कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। अगर ये वाला भी पूरा 0 हो गया, ऊपर भी 0 हो गया तो 0/0 का केस बन जाएगा, और 0/0 के केस में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, देखना स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केस क्या आएगा, व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, जब अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा then 0/0 केस will occur, ये तो 0/0 का केस आएगा। अगर ये 0/0 का केस आएगा तो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट अल्फा को कहाँ टेंड कराएंगे, बीटा पे, अल्फा कहाँ जाएगा, बीटा पे टेंड करेगा, ठीक है, बीटा पे टेंड करेगा। तो एक काम करना, जिसमें तुम्हें वैल्यू दी गई है कहाँ है, इसी तरीके से है, जरा डिफरेंशिएट करके देखो क्या वैल्यू मिलेगा, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 अल्फा आएगा, -1 अपॉन 2 अल्फा, अल्फा तो बीटा पे टेंड कर रहा है, ठीक, यानी अल्फा की वैल्यू बीटा बनने वाली है। अल्फा की वैल्यू अगर बीटा बनने वाली होगी तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बीटा पे तो पड़ेगा नहीं, बस पड़ेगा अल्फा पे। अल्फा इफेक्ट पड़ेगा तो कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा jn ऑफ अल्फा एक्स, और वैसे ही ये भी बन जाएगा jn ऑफ अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू तो बीटा हो ही गई है, ठीक है। जरा देखना यहाँ से अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं, हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो नीचे वाली वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अल्फा स्क्वायर कर रहे थे तो अल्फा स्क्वायर का नीचे डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2 अल्फा। एक तरफ से हम देखेंगे कि बीटा वाले वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन jn अल्फा वाले इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ इक्वेशन देखते रहो बारी बारी से, कहाँ गया, हाँ ये। अब देखो यहाँ पे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा को बीटा बनाएंगे, अल्फा को बीटा बनाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बीटा की तरफ बढ़ रही है, अल्फा की वैल्यू बीटा की तरफ बढ़ रही है, मतलब किसी टाइम पे अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो जाएगी, उसकी तरफ अप्रोच करें, मतलब अल्फा बीटा बनने वाला है, अल्फा बीटा होने वाला है, इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है। अब अल्फा बीटा बनने वाला है, मतलब बीटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अल्फा चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है, मतलब यहां भी बीटा को चेंज करके हम अल्फा लिखेंगे, और यहां भी क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, और ऊपर वाला तो 2 होगा ही, ठीक। अब नीचे जरा देखना कितना आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव ऑफ, कहाँ गया, नेगेटिव ऑफ, ये तो एक तो 0 हो गया, और -1 आएगा तुम्हारा कितना, नेगेटिव ऑफ बीटा देन jn ऑफ अल्फा एक्स, सॉरी यहाँ अल्फा एक jn ऑफ अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि jn ऑफ अल्फा इसमें 2 बार था ना, जरा देखना
जी एन ऑफ अल्फा 2 बार है ना, वहाँ मल्टीप्लाई करोगे जी एन ऑफ अल्फा 2 बार हो जाएगा जब अल्फा बीटा पे टेंड करेगा तो, और अल्फा एक बाहर निकाल लिया है मैंने, तो जी एन ऑफ बीटा, ये बीटा अल्फा बन जाएगा बाद में क्योंकि अल्फा ही बीटा बनने वाला है, तो वहाँ पे बीटा रखेंगे, यहाँ पे बीटा रखेंगे, तो जी एन ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, ये रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो माइनस ये वाला पहले साइन तो पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा -1/2 जी एन ऑफ, सॉरी ये नेगेटिव यहाँ नहीं, नेगेटिव यहाँ है, ठीक, सॉरी नेगेटिव यहीं पे, हाँ ये वैल्यू जब हम स्क्वायर करेंगे तब आगे आएगा ना, जी एन ऑफ अल्फा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, जी एन ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो गया। तो हमारी जो इंटीग्रल वाली वैल्यू चल रही थी वो कितनी थी, वो 0 to 1 थी, x जी एन ऑफ अल्फा एक्स, जी एन ऑफ अल्फा एक्स, जी एन ऑफ अल्फा एक्स, और एक था हमारे पास जी एन ऑफ कितना, बीटा एक्स, फिर कितना था dx। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है। अब जरा एक तुम्हें रूल पता होगा, एक रूल पता होगा कि हम लोग जब रिकरेंस रिलेशन करते हैं तो रिकरेंस रिलेशन में एक क्वांटिटी होती है कि जे एन डैश एफ, जे एन डैश एक्स को हम लोग जे एन ऑफ +1 ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 बार ही लिखा हुआ है, यहाँ अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस क्वांटिटी को हम सिंपली 1/2 जे एन +1 ऑफ अल्फा का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी क्वांटिटी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जे एन +1 ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर फ्रॉम 4 and 5th, 3rd and 4th, from 3rd and 4th recurrence relation, 4th recurrence relation। ठीक, इस क्वांटिटी से तो आपने देखा होगा कि 2 वैल्यूज निकल के आ गई जो इसी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में 2 वैल्यूज थी। वो कौन कौन सी 2 वैल्यूज थी, ये 2 वैल्यू जो थी वो इस तरीके से निकल के आई हैं। एक तो हमारा 0 आया हुआ था, एक ये वाली वैल्यू निकल के आई हुई है। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में 2 वैल्यूज निकल के आती हैं। एक तो आपको 0 प्रूफ करने के लिए एग्जाम में बोल सकता है कि आप 0 प्रूफ करिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा कंडीशन पे, या तो एक ही आ सकता है, दोनों आ सकता है। अगर एक आया तो आप यहीं तक करिए, दूसरा आता है तो फिर आप दूसरा वाला पार्ट करेंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या कंडीशंस थे ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके। ठीक, फिर आपको कॉपी भी कंप्लीट करनी है ऐसी। देखिए इसी के सिमिलर है। हमने क्या किया, हमें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन दी गई थी, हमने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले माना कि रूट्स जो दिए गए थे वो x और y, जो पहले जी एन एक्स जो था इसका सोल्यूशन होता है, तो जी एन ऑफ अल्फा एक्स, जी एन ऑफ बीटा एक्स, u और v इसी के सोल्यूशन थे, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। हमने v/x और u/x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके देखा तो ये दोनों शुरुआत वाले जो थे, हाँ बारी बारी से बांट लेंगे, सेकंड ऑर्डर एक साथ, फर्स्ट ऑर्डर एक साथ, जिसमें नहीं उसमें अलग। ठीक, अब देखा यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बन रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बना तो फिर इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद जब यहाँ सारी वैल्यूज रख के देखी गई तो इनकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 0 निकल के आ रही थी, क्योंकि सारे रूट्स थे, रूट्स से तो सेटिस्फाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है, 0 निकल के आएगी वैल्यू तो कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे सब ये तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा केस में 0 मिल गया। अब 0 हाँ नॉट इक्वल टू बीटा पे कर दे, इक्वल टू बीटा पे करोगे तो इक्वल टू बीटा पे लिमिटिंग केस बनता है। लिमिटिंग केस का मतलब एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल के लिए ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से आप कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बेसल फंक्शन का भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू रही, यहाँ इसको इक्वेशन सेटिस्फाई कराया गया है और यहाँ आपके v/x u/x से मल्टीप्लाई किए गए थे। ठीक, इतना करने के बाद आपको सोल्यूशन में वैल्यू बोली थी u और v की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद अल्फा और बीटा जो हमारे रूट्स थे इनके हिसाब से बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन प्रूफ कर दी गई। ठीक, तो हमने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बेसल फंक्शन का डिजायर्ड तरीके से प्रूफ कर लिया है। ठीक, हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका प्रूफ कर दिया। ठीक, हम लोग बेसल फंक्शन में रिकरेंस रिलेशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन और कंप्लीट सोल्यूशन की बात कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग आगे कुछ बेसल फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ेंगे जिसे जनरेटिंग फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।